हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिकी का अध्याय 1 का अगला टॉपिक, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो जैसा कि हमने इससे पिछले वीडियो में जो है क्या किया था, अध्यारोपण का सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ लिया था, तथा हमने 3-4 जो है उसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी जो है हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र जो है क्या होता है, तो जिस तरीके से आपने 11वीं में पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव को हम लोग अनुभव कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। जैसे आपने बचपन में एक चीज किया होगा कि अगर ये एक चुंबक है, इस चुंबक को अगर रख देते हैं और इसके नजदीक में ये कील लेके आ जाते हैं, इस कील को जब हम लोग नजदीक लाते जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ये क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है इसके साथ क्या होता है, चिपक जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो कील है, अब ये इस चुंबक के क्या है, विद्युत क्षेत्र में आ चुका है, चुंबकीय क्षेत्र में आ चुका है। ठीक है। उसी तरीके से जो स्थिर आवेश जो होता है, वो भी अपने चारों तरफ क्या करता है, एक क्षेत्र बनाता है। ठीक है। उस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश अगर आना चाहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उस पर जो है, जिस जो स्थिर आवेश ने विद्युत क्षेत्र बनाया है उस पर क्या करेगा, वो एक बल लगाएगा। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र को अगर आपको परिभाषित करना है, तो विद्युत क्षेत्र को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव को हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक धनावेश रखा हुआ है, तो ये धनावेश जो है ये इतने बड़े एरिया पर क्या कर रहा है, अपना प्रभाव जो है प्रदर्शित कर रहा है। तो ये जो क्षेत्र जो आया ना, इतना बड़ा मैंने जो गोला बनाया, इस गोला का जो क्षेत्रफल है वही क्या कहलाएगा, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र जो है कहलाता है। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक हम लोग इस आवेश के प्रभाव को अनुभव कर सकते हैं। देख तो नहीं सकते, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है उसको हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है। लेकिन हम लोग उसको अनुभव कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रांग है, कितना ताकतवर है या कितना कमजोर है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ड का यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या समझ में आ गया, किसी आवेश द्वारा बनाया गया विद्युत क्षेत्र कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, उसको जो बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। और उसको ई लेटर से जो है हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी के अल्फाबेट के ई लेटर से जो है हम लोग इसको दर्शाते हैं। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव को देख सकते हैं, और वह प्रभाव कितना शक्तिशाली है या कितना कमजोर है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हम लोग उसको उसमें पढ़ते हैं। ठीक है। कितना कमजोर है या कितना ताकतवर हो, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये जो विद्युत क्षेत्र जो होता है, ये हमको दिखता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको अनुभव कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि स्पाइडर जो होता है, मकड़ी जो होता है, मकड़ी क्या करता है, जहां पर वो रहता है अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, जाल बना लेता है। ठीक है। तो वो जो जाल बनाता है, जैसे ये मान ली यहाँ पर एक मकड़ी है और मकड़ी ने यहाँ पर अपने चारों तरफ क्या क्या बहुत सारे जो है जाल बना दिए। ठीक है। जब कोई मकड़ी के जाल में कोई दूसरा कीड़ा अगर आता है, कोई कीड़ा जो है अगर आता है, तो वो कीड़े को जो है ये मकड़ी द्वारा बनाया गया जाल जो होता है वो दिखता नहीं है। तो कीड़े जो होते हैं क्या होते हैं, इस जाल में न दिखने के कारण इस पे जाकर क्या होती है, फंस जाते हैं। तो फिर ये जो जाल जो होते हैं, ये जाल क्या करते हैं, इस मकड़ी को जहां पर वो रहता है उसको मैसेज भेजते हैं कि हमारे एरिया में क्या हुआ है, हमारे क्षेत्र में जो है एक कीड़ा जो है आया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो इसको हम लोग यहाँ लेकर आए। ठीक है। तो अगर मकड़ी को अच्छा लगेगा, उसको भूख लगेगा, तो बोलेगा कि ले आओ करके। और पसंद नहीं आएगा कि ये कीड़ा मान लो कोई दूसरा मकड़ी है, तो दूसरा मकड़ी को क्या करेगा, पसंद थोड़ी करेगा, वो क्या करेगा, उसको दूर भगाओ करके। उसी तरीके से जब एक आवेश, जैसे प्लस आवेश जो है अपने चारों तरफ इसने विद्युत क्षेत्र अगर बनाया, इसके आसपास अगर ऋणावेश आएगा तो ये तो इसके साथ खींच लेगा इसको, लेकिन जब धनावेश आएगा तो ये क्या करेगा, इसको दूर कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो जिस तरीके से मकड़ी का जाला कीड़ों को नहीं दिखता है, उसी तरीके से ये जो विद्युत क्षेत्र है ये भी हमको जो है नहीं दिखता है। ठीक है। और विद्युत क्षेत्र जो है धनावेश भी बना सकता है और विद्युत क्षेत्र जो है ऋणावेश भी बना सकता है। अब हम लोग यह जानना चाहते थे कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका गणितीय रूप क्या होगा। जैसे हमने
दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए जो है, पहले तो बल हमको पता था कि प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लगता है, लेकिन कितना कमजोर बल लगता है, कितना ताकतवर बल लगता है, ये अभी तक हमको पता नहीं था। तो उसी तरीके से हम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र कितना कमजोर है, कितना ताकतवर है, उसका गणितीय रूप क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ प्रैक्टिकल्स किए। जैसे एक प्रैक्टिकल्स हमने क्या किया, ये है कमरा नंबर 1, ठीक है, और ये है कमरा नंबर 2। दोनों कमरा पर जो है हमने क्या किया, सेम एक क्यू चार्ज को जो है हम लोग लेकर गए, मतलब क्यू आवेश को जो है इस कमरे में जो है हमने लेकर गया। जब इस क्यू आवेश को हम लोग क्या करते हैं, कमरा नंबर 1 पर लेके जाते हैं, तो ये 10 न्यूटन का बल क्या करता है, अनुभव करता है। ठीक है, इस क्यू आवेश को जब कमरा नंबर 2 में लेके जाते हैं, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये 20 न्यूटन का क्या करता है, बल अनुभव करता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि आवेश तो एक ही है, क्यू है, क्यू को जब यहाँ लेके जा रहा है तो यहाँ 10 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ लेके जा रहा है तो यहाँ 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ऐसा क्या अंतर है। तो फिर साइंटिस्ट लोगों को जो है अंतर मिला, और वो अंतर क्या है, दोनों कमरों के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस कमरे के अंदर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो होती है वो कम है, और इस कमरे के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से इस पर ताकत भी जो लगा वो भी क्या लगा, ज्यादा लगा। इसका मतलब यह है कि किसी आवेश पर लगने वाला जो बल जो होता है वो एक चीज पर निर्भर करता है, और वो चीज कौन सा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई से दर्शाते हैं, तो बल जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। फिर हमने क्या किया, दूसरे टाइप का एक्सपेरिमेंट किया। अब हमने जो है क्या किया, एक ही कमरा लिया, एक कमरे में हम लोग दो आवेश को लेकर गए, एक Q1 को और दूसरी बार जो है हम लोग Q2 को। जब हम लोग Q1 को लेकर गए तो यहाँ पर देखा कि 50 न्यूटन का बल लगा इस पर, ठीक है, और जब Q2 को लेकर आए तो हमने देखा कि अब इस पर जो है 80 न्यूटन का, मतलब 80 न्यूटन का बल लगा। इससे वैज्ञानिकों को एक और चीज पता चली कि किसी भी आवेश पर लगने वाला जो बल जो होता है वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कमरा है, इस कमरे की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक समान है। तो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी है तो फिर Q1 पर 50 न्यूटन और Q2 पर 80 न्यूटन क्यों लगा। तो फिर बाद में देखा गया कि Q1 पर जो आवेश था वो 1 कूलम था, Q2 पर जो आवेश था वो 2 कूलम था। मतलब किसी आवेश पर लगने वाला बल एक और बात पर निर्भर करता है कि उस पर कितना आवेश रखा हुआ है। मतलब किसी आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र में कितना होता है, Q इंटू E के बराबर जो है होता है। अब देखो, ये जो F है ये सदिश राशि है और आवेश क्या है, अदिश राशि है। तो अगर ये वाला साइड अगर सदिश है तो इधर वाला साइड भी सदिश होना पड़ेगा, लेकिन Q तो सदिश हो नहीं सकता, तो सदिश किसको होना पड़ेगा, तो सदिश राशि होना पड़ेगा किसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक सदिश राशि है, और उसकी दिशा किधर होती है, जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है होती है। तो हमको ये चीज पता चल गई कि F बराबर क्या होता है, Q इंटू E जो है होता है। हम हमको कूलॉम के नियम से पहले ही पता चल चुका है कि किसी दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो कितना होता है। F बराबर हमको पता है, पहले ही पता चल चुका है, F बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है, अगर Q और Q दो आवेश ले लेते हैं अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, एक चीज देखो यहाँ पर दो प्रकार के आवेशों को हमको पढ़ना है। एक है सोर्स चार्ज, मतलब जो विद्युत क्षेत्र बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं स्रोत चार्ज। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र बनाएगा उसको क्या बोलेंगे, स्रोत चार्ज। और जो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर में आना जाना करेगा उसको बोलेंगे परीक्षण चार्ज। तो जब भी मैं परीक्षण चार्ज बोलूंगा तो समझ जाना कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र को किसी एक स्रोत आवेश ने बनाया है और उसके अंदर बाहर हम लोग उसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो कमरे जो थे, दो कमरे जो थे ना, इस कमरे में भी ये अपने आप जादू से थोड़ी विद्युत क्षेत्र बनेगा, इसके अंदर में कोई ना कोई आवेश रहा होगा। तो ये यहाँ पर भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल ही है, ये देखो Q इंटू E, और ये भी क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला ही बल है। इसका मतलब ये है कि ये जो बल है ये बल किस पर लग रहा है, आवेश पर, और किसके कारण लग रहा है, विद्युत क्षेत्र पर। और विद्युत क्षेत्र बनाया कौन, यहाँ पे रखा हुआ एक स्रोत आवेश। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है बल का, ये भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला फॉर्मूला है, लेकिन Q और E के टर्म्स में है। और कूलम वाला जो फॉर्मूला है ये भी क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला है,
एक स्रोत और दूसरा परीक्षण चार्ज। तो ये दोनों के दोनों ही समीकरण क्या है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को बता रहे हैं। तो देखो दोनों समीकरणों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से, देखो Q इंटू ई इज इक्वल टू Q इंटू ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो देखो स्मॉल q और स्मॉल q दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो फिर हमारे पास E इज इक्वल टू क्या बच गया, E इज इक्वल टू बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे में r स्क्वायर। ठीक है, क्या बच गया, r स्क्वायर। देखो इसके फॉर्मूले में आता है q अपॉन में r स्क्वायर, और जब दो आवेशों के मध्य बलों की गणना करते हैं तब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 आता है। वहां पर दो आवेश आते हैं और यहाँ पर सिर्फ एक ही आवेश जो है आ रहा है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये है वो गणितीय रूप, किसका गणितीय रूप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर निकालने का सूत्र, मतलब गणितीय रूप। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो जहां पर आपको गिवन डेटा जो रहेगा, जो दिया गया जो डेटा रहेगा, वो अगर Q और E के टर्म्स में है तो फोर्स बल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना। अगर एक आवेश दिया और दूरी दिया है तब उस समय किसको यूज करोगे, इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको भौतिकी में जो है कोई नई राशि मिलेगी तो उसके चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हमको एक नई राशि मिली है जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पहला गुण, क्या ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो आंसर है, ऊपर मैंने बता दिया था कि ये क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है। दूसरा गुण, इसका इकाई क्या होगा, तो इसका इकाई होगा, देखो F बराबर क्या था हमारे पास, Q इंटू ई। अगर E की वैल्यू निकालोगे तो Q इधर जाके इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा कि नहीं। और Q का फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और यह हो जाएगा न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। सॉरी। तीसरा है इसका विमीय सूत्र। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा, आप इसको जो है निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, जो है आप क्या कर सकते हो, इसका विमीय सूत्र जो है निकाल सकते हो। ठीक है, तो विमीय सूत्र मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, विमीय सूत्र जो है आप निकाल सकते हो। ठीक है, और इसका इकाई क्या है, न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गया। तो ये तीन प्रॉपर्टी, और एक और प्रॉपर्टी क्या निकालते थे हम लोग, एक तो राशि हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया, सिंबल हो गया, ये सिंबल है। ठीक है, सिंबल क्या है इसका, सिंबल होता है ई। ठीक है, तो चौथी गुण क्या हो गई, ये हो गई। तो ये चार चीजें जो है हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में जान ली। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर जो है एक विद्युत क्षेत्र का परिभाषा भी दिया गया है कि यदि Q एकांक है, मतलब Q की वैल्यू अगर यूनिट है, तो आवेश Q के कारण, यहाँ पर कैपिटल Q क्या है, स्रोत चार्ज, और Q क्या है, टेस्ट चार्ज। मतलब ये स्रोत चार्ज और ये परीक्षण चार्ज का कारण विद्युत क्षेत्र का आंकिक मान इसके द्वारा आरोपित बल के बराबर होता है। मतलब ये बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होता है, वो ये जो स्रोत चार्ज जो होता है वो परीक्षण चार्ज पर जितना बल लगाता है ना, उसी के बराबर जो है ये होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और जब भी परीक्षण चार्ज में बोलूंगा तो परीक्षण चार्ज मतलब हमेशा समझ जाना कि मैं कौन सा आवेश ले रहा हूँ, प्लस चार्ज। ठीक है, मतलब जनरली हम लोग ये मानते हैं कि टेस्ट चार्ज जो होता है, मतलब परीक्षण चार्ज जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, धनावेश जो है होता है। तो आपको ई का फॉर्मूला पता चल गया, ई के दो मतलब ई के दो फॉर्मूले पता चल गए। एक तो इस रूप में पता चल गया, देखो बल बटे में आवेश, और दूसरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। तो ये दोनों ही किसके फॉर्मूले हैं, ये दोनों ही जो है विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के फॉर्मूले हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग इसके बारे में। थोड़ा सा जो है हम लोग क्या करते हैं, आवेशों के बारे में जो है थोड़ा सा हम लोग जानकारी जो है इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, कि आवेश जो है कौन कौन से गुण जो है दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखो जो धनात्मक आवेश जो होते हैं,
अब देखो एक और चीज हमको पढ़नी है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं, देखो अब यहाँ पर आपको दिया है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। क्या होती है देखो, किसी एक जगह पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित है उसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग कुछ काल्पनिक रेखाओं का जो है उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर एक धनावेश था, इसका बड़ा, इतना बड़ा उसका क्या था, एरिया था जहां पर उसका विद्युत क्षेत्र बना हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र जहां पर बना हुआ है उसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बल रेखाओं का जो है उपयोग करते हैं। जिस तरीके से चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं का उपयोग करते हैं। तो ये वास्तविक में रेखाएं नहीं होती है, काल्पनिक होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर जो है क्या है, कुछ अक्षांश रेखाएं, कुछ देशांतर रेखाएं, पढ़े हो कि नहीं। तो अक्षांश और देशांतर रेखा जो है वास्तविक नहीं है, वो काल्पनिक है, जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये शहर है, यहाँ पर ये शहर है करके। तो उसी तरीके से किसी क्षेत्र पर अगर कोई आवेश के कारण कोई विद्युत क्षेत्र बन रहा है तो उसके विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाने के लिए काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है, और इस काल्पनिक रेखाओं को हम लोग बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है हम लोग बोलते हैं। अब विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, वो धनावेश भी बना सकता है और ऋणावेश भी क्या कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। तो धन आवेश से निकलने वाली बल रेखाएं कैसी होती हैं, देखो तो धनावेश से निकलने वाली बल रेखाएं जो होती हैं वो उसके त्रिज्यीय रूप में क्या होती हैं, बाहर होती हैं, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, मतलब त्रिज्यीय बाहर की तरफ जो है होता है, त्रिज्यीय उन्मुख होता है। मतलब त्रिज्या जैसे बाहर बढ़ते बढ़ते जाता है ना, दूर जाते जाओगे, तो उसी तरीके से धनावेश से हमेशा बल रेखाएं क्या होती हैं, निकलती हैं। और वहीं पर अगर कोई ऋणावेश है तो ऋणावेश पर जो है सारी विद्युत बल रेखाएं जो है आकर क्या होती हैं, खत्म होती हैं, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण लिख लो आप। सबसे पहला गुण लिखना कॉपी में कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक से निकलती हैं और ऋणात्मक पर जाकर क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं यह है पहला गुण। दूसरा गुण लिखना, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और ये एक दूसरे ये जो होती हैं इनमें जो है सिकुड़न होने का जो है गुण जो है होता है पहला गुण आपने क्या लिखा कि बल रेखा धनात्मक से निकलती हैं और ऋणात्मक की ओर क्या करती हैं, जाती हैं। दूसरा क्या लिखा आपने कि ये बल रेखाएं जो होती हैं ये हमेशा क्या करती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। जैसे अगर यहाँ पर धनावेश यहाँ पर ऋणावेश है तो बल रेखाएं बल रेखाएं जो होंगी ये क्या होंगी, इस तरीके से निकलेंगी, एक में से दूसरे पर जो है जाएंगी। तो ये बल रेखाएं हमेशा क्या करती हैं, सिकुड़ने का जो है प्रयास जो है ये करती है, ठीक है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। उसके बाद अगला लिखना, विद्युत बल रेखा पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मतलब विद्युत बल रेखाएं जो हैं इस पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा बनाते हैं जिसको टेंजेंट बोलते हैं, तो जिस भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा बनाओगे वो क्या बताएगा, उस जगह पर विद्युत बल की दिशा जो है बताएगी। जैसे यहाँ पर धनावेश था, यहाँ पर ऋणावेश था, ये बल रेखाएं थी, तो बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर आप एक स्पर्श रेखा बनाओगे मतलब टेंजेंट बनाओगे तो ये इस बिंदु पर लगने वाले बल को बताएगा। अगर आप इस बिंदु पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा क्या बता रहा है कि इस बिंदु पर लगने वाला जो बल है वो अगर यहाँ पर किसी आवेश को आप रख दोगे तो वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, बल जो है महसूस करेगा, ठीक है। तो विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से वो स्पर्श रेखा हमको हमेशा क्या बताता है कि उस जगह पर अगर कोई आवेश को रख दिया जाए तो वो कितना बल, किस दिशा में बल का अनुभव करेगा। उसके बाद अगला गुण लिखना, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी जो है नहीं काटती हैं, ठीक है। दो विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को जो है कभी भी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती है, तो देखो अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट रही है मान लो इस बिंदु पर, तो जिस बिंदु पर वो काट रही हैं वहां पर क्या किया जा सकता है, दो टेंजेंट्स खींचा जा सकता है। ये देखो एक बल रेखा ये थी, दूसरी बल रेखा ये थी, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसा खींचा जा सकता है और यहाँ पर एक टेंजेंट ऐसा खींचा जा सकता है। एक बिंदु पर दो टेंजेंट का मतलब क्या है, एक बिंदु पर दो टेंजेंट का मतलब है वहां पर दो बल की दिशाएं। तो एक बिंदु पर दो बल कैसे हो सकते हैं, मतलब दो बल तो हो सकते हैं लेकिन दो दिशाओं में बल नहीं हो सकते।
इसीलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ये परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखना कि दो विद्युत बल रेखाएं जो है एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आप उत्तर क्या लिखोगे, दो विद्युत रेखाएं अगर एक दूसरे पर अगर विद्युत बल रेखाएं अगर एक दूसरे को किसी बिंदु पर अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो टेंजेंट स्पर्श रेखा जो है बनाया जा सकता है, और ये दो स्पर्श रेखाएं क्या करेंगी, दो अलग अलग दिशाओं में बल को जो है दर्शाएंगी, जो कि संभव नहीं है कि एक बिंदु पर दो बल रेखाएं उपस्थित हो, मतलब दो बल की दिशाएं उपस्थित हो। इसीलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को जो है कभी भी नहीं काटती है। समझ में आ गया? अब एक गुण मैंने बोला कि विद्युत बल रेखाएं सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, और दूसरा मैंने गुण बताया कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अब इसी के बेसिस पर हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण क्यों होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण क्यों होता है। अब देखो, प्रतिकर्षण क्यों होता है, तो यहाँ पर मान लो एक धनावेश है, यहाँ पर भी मान लो क्या है, एक धनावेश है। धनावेश से बल रेखाएं हमेशा क्या होती हैं, इस तरीके से जो है बाहर निकलती हैं। अच्छा, एक और गुण देख लो, एक और गुण क्या होता है कि बल रेखाएं या धनात्मक से निकले चाहे ऋणात्मक पर खत्म हो, जहां से निकलती हैं और जहां पर वो खत्म होती हैं, तो जैसे निकल रही तो वो सतह के साथ 90 अंश बनाते हुए ऐसे निकलेंगी, और जहां पर खत्म हो रही है वहां पर जाकर जो है 90 अंश बनाते हुए ये खत्म होंगी। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से कुछ भी ऐसा ऐसा लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। मतलब विद्युत बल रेखाएं जहां पर निकलेंगी धनात्मक से तो सतह के साथ 90 अंश बनाते हुए जाएंगी, और जहां पर खत्म होंगी वहां पर भी सतह के साथ क्या करेंगी, 90 अंश जो है बनाएंगी। ठीक है, अब इसका प्रूफ बोलोगे कि सर कैसे प्रूफ है, तो देखो ये एक धनावेश है मान लो, और जो बल रेखा है वो 90 अंश नहीं बना रही है, मान लो कुछ थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, मान लो थीटा एंगल। अब ये क्या है, विद्युत बल रेखा है, मतलब ई। अब आपने 11वीं में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी चीज जो है, कोई भी भौतिकी क्वांटिटी अगर थीटा एंगल बनाती है तो उसके दो कंपोनेंट हम लोग बना सकते हैं। एक तो इस क्षैतिज डायरेक्शन में ई कॉस थीटा बना सकते हैं, और इस दिशा में क्या बना सकते हैं, ई साइन थीटा बना सकते हैं। तो देखो, क्या ये आवेश इधर खिसक के जा रहा है, नहीं, ये आवेश इधर खिसक के नहीं जा रहा है। मतलब ई कॉस थीटा का जो मान है वो क्या है, शून्य है। इधर तो विस्थापन हो ही नहीं रहा है, ये आवेश या तो ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि देखो ये आवेश और ये आवेश तो आना ही नहीं चाहते हैं ना, एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। मतलब ये यहाँ पर रुका हुआ है, ये यहाँ पर रुका हुआ है, मतलब इनमें क्षैतिज में कोई गति नहीं है। क्षैतिज में कोई गति नहीं है, मतलब ई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट का मान कितना होगा, शून्य होगा। तो ई इधर जाके क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, कॉस थीटा बराबर कितना मिलेगा, शून्य मिलेगा। कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा, शून्य ही तो मिलेगा ना। तो थीटा का कौन सा एंगल का मान शून्य होता है, तो कॉस में, तो आंसर है 90 अंश का मान होता है। मतलब ये बल रेखा थीटा डिग्री से नहीं जाती, ये बल रेखा जो है 90 अंश से जाती है। क्यों ये वाला जीरो हुआ, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आवेशों का जो है क्षैतिज गति, क्षैतिज दिशा में जो है कोई मूवमेंट नहीं होता है। देखो यहाँ पर एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है, तो इनमें क्षैतिजों में जो है कोई गति नहीं हो रही। या तो बल रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे मूव कर सकती है, और ऐसे आगे खत्म हो सकती है। तो इनमें कार्य को जो हो रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इसीलिए जो है ऊपर वाला कंपोनेंट जीरो नहीं हुआ, जबकि नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो गया, कोई मोशन ना होने के कारण ये जीरो हो गया, और यहीं से थीटा हमको क्या मिल गया, 90 अंश मिल गया। हाँ, तो वापिस आते हैं कि सजातीय ध्रुवों में जो है प्रतिकर्षण क्यों होता है। तो देखो ये धनावेश है, इसने क्या किया, बल रेखाएं जो है इस तरीके से निकाली। ये भी धनावेश है, इसने भी अपनी बल रेखाएं जो है इस तरीके से क्या की, बाहर की तरफ जो है निकाली। ठीक है, अब हमको पता है कि देखो ये वाला जो अपना बल रेखा है ये क्या करेगा, ऐसे दूर बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये वाला अपना बल रेखा को ऐसे दूर बढ़ाने की कोशिश करेगा। और अभी हमने पढ़ा कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। क्यों, क्योंकि अगर काटेंगे तो दो दो बल की दिशा हो जाएगी, और जो कि संभव नहीं है। तो ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को काटना भी नहीं चाहती हैं और अपनी रेखाओं को छोटा भी नहीं करना चाहती हैं। तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या करती हैं, समझौता करती हैं और बोलती हैं कि थोड़ा सा तुम अपने रास्ते को ऐसा बेंड कर लो, थोड़ा सा अपना रास्ता मोड़ लो, और मैं भी अपना थोड़ा सा रास्ता ऐसे मोड़ लेता हूं। तो देखो ये बल रेखाएं ऐसे निकली और ऐसा थोड़ा सा मुड़ गई, इधर की बल रेखाएं आई और यहाँ से ऐसे मुड़ गई। तो ये मुड़ेंगी कैसे, मुड़ने के लिए तो जगह चाहिए ना। ये तो पहले ऐसे जा रहे थे और ये तो पहले ऐसे जा रहे थे, तो इतना जगह तो चाहिए ना इनको मुड़ने के लिए। तो इसी जगह को एडजस्ट करने के लिए ये अपने अपने जगह से क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर खिसक जाता है, और ये अपने जगह से थोड़ा सा इधर खिसक जाता है।
इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण होना। तो दो सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण क्यों होता है समझ में? क्योंकि वो बल रेखाओं को काटना नहीं चाहती हैं, बल रेखाओं को मोड़ना चाहती हैं। तो मोड़ने के लिए कुछ खाली जगह चाहिए, तो इसी खाली जगह को बनाने के लिए अपने थोड़े थोड़े जगह से क्या होती है, खिसक जाते हैं। अब देखते हैं आकर्षण क्यों होता है। तो देखो यहाँ पर एक धनावेश है, यहाँ पर एक ऋणावेश है। ये बल रेखाएं यहाँ से ऐसे निकली और यहाँ पर जाकर सतह के साथ लंबे बनाते हुए खत्म हो गई। मैंने क्या बताया था कि हमेशा बल रेखाएं जो होती हैं वो सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक आने की कोशिश करेंगी। तो जब ये बल रेखाएं ही सिकुड़ना चाहती है, छोटा होना चाहती हैं, तो ये छोटा कब होगा? जब ये दोनों नजदीक आएंगे, तभी तो इस रस्सी की लंबाई क्या होगी, कम होगी। मतलब रबर समझ लो, रबर को खींच कर रखोगे तो रबर क्या चाहता है, रबर जो है वापिस अपनी स्थिति में आना चाहता है, सिकुड़ना चाहता है। और वो सिकुड़ेगा कैसे? जब आप उसको खींचे हो, उसको छोड़ोगे, नजदीक लाओगे दोनों एंड को। मतलब ये देखो, ये है रबर, ये रबर है अपने सामान्य स्थिति में। आपने इसको खींच कर जो है क्या किया है, अपने हाथ से खींच कर जो इसको इतना बड़ा कर दिया है। अब ये रबर क्या चाहता है, वापिस से अपना ओरिजिनल कंडीशन पर आना चाहता है। ओरिजिनल कंडीशन पर कब आएगा? जब आपने दोनों एंडों को जो पकड़ा उसको छोड़ोगे तभी तो आएगा। ठीक है, जब छोड़ोगे तो तभी सिकुड़ते सिकुड़ते ऐसा हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये एक छोर पर धनावेश बंधा हुआ है, दूसरे छोर पर ऋणावेश बंधा हुआ है। तो ये जो रस्सी है या ये जो विद्युत बल रेखा है, ये छोटा कब होगा? जब ये दोनों नजदीक आएंगे। तो जिस तरीके से रबर स्ट्रेचेबल है, खींचोगे तो लंबा हो जाएगा, नजदीक लाओगे तो छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से ये धनावेश और ये ऋणावेश भी क्या होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आती हैं। और नजदीक आने का रीजन क्या है, ये बल रेखाएं सिकुड़ना चाहती हैं। तो सिकुड़ने के लिए तो इनको मजबूरीवश नीचे आना ही पड़ेगा, मतलब नजदीक आना ही पड़ेगा। तो इसी कारण से इनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिकर्षण क्यों होता है, ताकि बल रेखाएं काटे ना एक दूसरे को, थोड़ा थोड़ा जगह बनाकर मुड़ के चली जाए, इसके लिए वो थोड़ा सा दूर दूर खिसक जाती है। आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि बल रेखाएं एक दूसरे जो विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उनमें गुण होता है कि वो क्या करना चाहते हैं, सिकुड़ना चाहते हैं। तो सिकुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिकुड़ने के लिए तो उनको नजदीक आना पड़ेगा। तो इसीलिए आकर्षण जो है विजातीय ध्रुवों में होता है और प्रतिकर्षण जो होता है वो सजातीय ध्रुवों में जो है होता है। सजातीय आवेशों में, सॉरी ध्रुव बोल रहा था मैं, चुंबक याद आ गया। ठीक है, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में जो है आकर्षण जो है होता है। प्लस प्लस में रिपल्शन, माइनस माइनस में भी रिपल्शन, लेकिन प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन, आकर्षण का गुण जो है होता है। उसका रीजन समझ में आ गया? ठीक है, तो हमने बल रेखाओं के गुण भी पढ़ लिए, 4-5 मैंने बल रेखाओं के गुण बता दिए। आप उसको क्या करना, आप जो है उसको कॉपी में लिख लेना, और ये बल रेखाएं जो है आपको याद होनी चाहिए कि इस बल रेखाओं के गुण जो है क्या क्या जो है होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो, आवेशों के निकाय के कारण, जिस तरीके से हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था कि एक आवेश के चारों तरफ अगर बहुत सारे आवेश होते हैं बल कितना लगता है, तो उसी तरीके से आवेशों के निकाय के कारण जो है विद्युत क्षेत्र, जब बहुत सारे आवेश हो जाते हैं, तो देखो यहाँ एक आवेश Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम लोग इन सब आवेशों का जो है प्रभाव कितना होगा इस जगह पर ये हम लोग पता करना चाहते हैं। मतलब ये है कि देखो, एक हमारे पास यहाँ Q1 है, ठीक है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, और एक बिंदु यहाँ पर हमने ले लिया कोई सा P। अब हम लोग पता करना चाहते हैं कि ये जो P जो बिंदु है, इस पर ये आवेश जो है सबके सब मिलकर विद्युत क्षेत्र लगाएंगे कि नहीं? तो उन सबका प्रभाव जो P पर कितना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे आवेशों का जो है हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब इसमें भी अध्यारोपण, जैसे हम लोग वहां पर अध्यारोपण करते थे ना कि दो मतलब एक एक बिंदु, मतलब एक आवेश पर अगर बल निकालना है तो सारे बलों को क्या करते थे, सदिश रूप में जोड़ देते थे, F1 F2 F3 F4 Fn करके। तो उसी तरीके से जब बहुत सारे आवेशों का निकाय होता है और किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता अगर निकालना है, तो सारे आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र का जो होता है उसके योगफल के बराबर जो है होता है। अगर 10 आवेश होंगे तो 10 आवेशों के कारण हम लोग पहले विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तब हमको क्या निकल जाएगा, किसी भी बिंदु पर जो है बहुत सारे आवेशों के कारण जो है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो P बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो E1 E2 E3 E4 सबको आप क्या कर दो, जोड़ दो। समझ में आ गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो या फिर बल बोलो, एक ही चीज है। बल में भी हम लोग सबको जोड़ते थे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको जोड़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
जब आवेशों का निकाय क्या हो, बहुत ज्यादा हो, तो उस पर जो है हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना जो है कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक जो है क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, इसी की बेसिस पर है, विद्युत क्षेत्र के आधार पर ही बना हुआ है। ठीक है, देखो, अच्छा एक और चीज देखो, F बराबर हमको सबसे शुरुआत में क्या मिला हुआ था, Q गुणित E, ये चीज मिला था हमको। अब देखो, जो धनावेश जो होता है ना, धनावेश, इस पर जो है बल किस दिशा में लगता है, कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा में लगता है कि विद्युत बल रेखाओं के विपरीत दिशा में लगता है। तो देखो, जो धनावेश जो होता है वो Q क्या होगा, प्लस होगा। धनावेश पर चार्ज कैसा होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस Q इंटू ई। मतलब जो धनावेश जो होता है उस पर बल किस दिशा में लगता है, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे कहीं दूर पर एक स्रोत आवेश है, उस स्रोत आवेश ने जो है क्या किया, विद्युत बल रेखाएं जो है बनाई इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है, सबके सब जो है विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, इस बल रेखाओं की दिशाएं क्या है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब इस विद्युत क्षेत्र में अगर आप एक धनावेश को रख दोगे तो ये धनावेश किस दिशा में जाएगा, तो जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र की लाइनें जा रही हैं, विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, उसी दिशा में ये आवेश भी जो है जाएगा, क्योंकि धन है। देखो, तो जिधर F उधर ही क्या होगा, E। तो देखो, इधर E है तो बल भी क्या होगा, इधर ही होगा। तो इस आवेश पर जो है बल जो लगेगा धनात्मक आवेश पर, वो किधर होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो एक चीज याद रखना कि जब आप विद्युत क्षेत्र में किसी धनावेश को रख दोगे और आपसे पूछा जाएगा कि वो किस दिशा में बल का अनुभव करेगा, तो आंसर है, जिस दिशा में बल रेखाएं जा रही होंगी उसी दिशा में क्या करेगा, वो आवेश जो है बल का अनुभव करेगा। अब अगर एक ऋणावेश को रखेंगे तो क्या होगा, देखो, तो एक बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बराबर जो Q है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव होगी कि नहीं। तो Q क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो Q विल बी नेगेटिव और यहाँ क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। तो देखो, अब F और ये नेगेटिव, नेगेटिव हमेशा क्या बताते हैं, विपरीत दिशा को। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक विद्युत क्षेत्र में अगर एक इलेक्ट्रॉन को रख दोगे, इलेक्ट्रॉन को क्यों रखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल जो होगा वो किस दिशा में होगा, तो जिधर विद्युत बल रेखाएं जा रही होंगी, विद्युत क्षेत्र की जिधर दिशा होगी उसके विपरीत दिशा में। मतलब अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को रखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उल्टी दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। जबकि धनावेश क्या करेगा, जिस दिशा में बल रेखाएं जा रही हैं उसी दिशा में वो भी चले जाएगा। लेकिन ऋणावेश जो होगा वो क्या होगा, ऋणावेश जो है विपरीत दिशा में जो है जाएगी। ये चीज पक्का याद रखना, क्योंकि इसका अभी हम लोग न्यूमेरिकल पर्पस में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। क्या क्या चीजें याद रखोगे, सबसे पहले चीज तो धनावेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं, ऋणावेश पर बल रेखाएं आती हैं। अगर एक विद्युत क्षेत्र में अगर धनावेश को रख देते हैं तो जिस दिशा में विद्युत बल रेखाएं होती हैं उसी दिशा में वो आवेश को ले जाने की कोशिश करती हैं। जबकि जब किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं के विपरीत किसी विद्युत क्षेत्र में अगर एक इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल रेखाएं उल्टा प्रभाव डालती हैं। मतलब जिस दिशा में विद्युत बल रेखाएं जा रही होंगी ना, उसके विपरीत दिशा में क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को जो है ले जाने की कोशिश जो है करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन पर उल्टा बल और क्या बोलते हैं, धनावेश पर जो है उसी दिशा में जो है बल जो है लगता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, उदाहरण नंबर 1.8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम किसका इकाई होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है, मतलब E का मान आपको पता चल गया, के परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। अब देखो, यहाँ पर एक समान विद्युत क्षेत्र आया, तो एक समान विद्युत क्षेत्र किसको बोलते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र वह विद्युत क्षेत्र होता है जिसमें सारी बल रेखाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं और सबके सब एक ही दिशा में जा रही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया था, देखो, सब बल रेखाएं एक ही दिशा में जा रही हैं और सबके सब आपस में क्या है, समांतर हैं। तो ऐसी बल रेखाएं क्या कहलाती हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाती हैं। और असमान विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कोई बल रेखा इधर जा रहा होगा, कोई 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 इधर जा रहा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असमान विद्युत क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर जो है क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। कितने दूरी पर रखा हुआ, कितने दूरी से इलेक्ट्रॉन गिरता है, 1.5 सेंटीमीटर की दूरी से जो है कोई इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। ठीक है, ये देखो एग्जांपल नंबर 1, तो इधर धनावेश है और इधर ऋणावेश है। तो मैंने बताया था कि धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणात्मक की तरफ जाती हैं।
तो बल रेखाएं क्या है, धन से निकल रही है, ऋण की तरफ जा रही हैं। अब देखो बल रेखाओं की दिशा क्या है, इधर नीचे से ऊपर की तरफ। और अभी अभी हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन पर बल कैसा लगेगा, तो विद्युत बल रेखाएं जिधर जा रही होंगी उसकी विपरीत दिशा में। तो देखो ये तो है विद्युत क्षेत्र, और उसी की विपरीत दिशा में ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है कि नहीं। तो क्यों गति कर रहा है समझ में आए, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र इसको विपरीत दिशा में लाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो अब उसके बाद बोल रहा है तथा कोई प्रोटॉन इस क्षेत्र में उतनी ही दूरी तक गिराया जाता है। अब इस विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या कर दी जाती है, बदल दी जाती है, उल्टी कर दी जाती है। मतलब अभी बल रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी, अभी बल रेखाएं ऊपर से नीचे आ रही, क्योंकि धनात्मक प्लेट ऊपर चले गए, ऋणात्मक प्लेट नीचे आ गया। अब इस पर जो है एक प्रोटॉन पर रखा हुआ है, तो प्रोटॉन पर मतलब धनावेश होता है। तो धनावेश मतलब अगर किसी आवेश को जिस पर धनावेश है, अगर उसको विद्युत क्षेत्र में रख दोगे तो किस दिशा में बल का अनुभव करेगा। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि जिस दिशा में विद्युत बल रेखाएं होती हैं उसी दिशा में अनुभव करता है। तो देखो बल रेखाएं क्या है, नीचे की तरफ जा रही है, तो ये प्रोटॉन भी क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये दो परिस्थितियां हैं और हमको दोनों ही परिस्थितियों में क्या इसकी गणना करनी है कि इलेक्ट्रॉन कितना समय में नीचे गिर जाएगा और प्रोटॉन कितना समय में जो है नीचे गिर जाएगा। ठीक है, और यहां पर एक चीज आपको करना है कि गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन। गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन मतलब यहां पर आपने पढ़ा है कि नहीं गुरुत्वाकर्षण में कि क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय गुरुत्वीय क्या बोलते हैं, त्वरण पढ़े हो कि नहीं। तो यहाँ पर आपको गुरुत्वीय त्वरण को क्या करना है, उपेक्षा कर देना है। मतलब आपको यह मान लेना है कि इन इलेक्ट्रॉन और इन प्रोटॉनों पर जो है क्या कर रहा है, गुरुत्वीय बल जो लग रहा है वो कितना है, शून्य है। तो मतलब जी की वैल्यू हमको ग्रेविटेशनल फोर्स से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है किससे, विद्युत क्षेत्र से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो ये इलेक्ट्रॉन कितना बल का अनुभव कर रहा होगा, तो उत्तर है Q इंटू ई के बराबर बल का अनुभव कर रहा होगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, भौतिकी में जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो प्लस माइनस को नहीं लिखते, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि ये इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर मैं माइनस नहीं लगाऊंगा। ये प्रोटॉन सही दिशा में जा रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार प्लस जो है नहीं लगाऊंगा। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे सिर्फ और सिर्फ किसको देखोगे, परिमाण को देखोगे, उनके प्रकृति को जो है नहीं देखोगे। ठीक है, तो देखो आपने कक्षा 11वीं में एक और चीज पढ़ा होगा, न्यूटन का तृतीय नियम। तो वहां पर बल बराबर क्या होता है, वहां बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण बराबर हमको क्या मिल गया, Q इंटू ई। अब अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो है त्वरण निकालना चाहता हूं, ए इलेक्ट्रॉन का त्वरण, तो कितना हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्यू ई बटे में एम आएगा। तो देखो इसी चीज को यहाँ पर इसने लिखा है, और क्यू के जगह इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन मतलब ई लिख दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो ये जो आया ना एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ से आया, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से जो है हमने इसको डिराइव किया। जैसे एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, क्यू इंटू ई, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन में एम, और ये एम ई लिखा हुआ है। एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अब हमको एक्सेलरेशन पता चल गया, अब हमको ये दूरी भी पता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितना दूरी तय करना है, 0.15। तो यहाँ पर कोई ऐसा आपको समीकरण पता है क्या जिसमें दूरी आती हो, जिसमें समय आता हो, जिसमें त्वरण आता हो। तो आंसर है गति का दूसरा नियम। अब गति का दूसरा नियम क्या होता है, तो गति का दूसरा नियम होता है एस बराबर, गति का दूसरा नियम कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। तो देखो पहले तो इलेक्ट्रॉन जो स्थिर अवस्था में रहा होगा, इसीलिए उसका जो है शुरुआती जो गति है, इनिशियल वेलोसिटी जो है क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो शून्य इंटू टी कितना हो जाएगा, शून्य। अब यहां से देखो इस एस को जो है इसने क्या ले लिया है, एच ले लिया है, एस को इसने क्या लिया है, एच। तो देखो एच एच, और ये दो इसको जाके क्या करेगा, गुणा करेगा, और ये एक्सेलरेशन इसको जाकर क्या करेगा, भाग करेगा, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, टी स्क्वायर। क्या बचेगा हमारे पास, टी स्क्वायर। तो हमको तो टी चाहिए, तो ये स्क्वायर रूट इधर जाके स्क्वायर इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है गति के द्वितीय नियम से, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। शुरुआती गति शून्य है इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए पूरा का पूरा टर्म गायब हो गया। तो एस इज इक्वल टू क्या बच गया, हाफ एटी स्क्वायर, एस के जगह इसने एच लिख दिया, टू इधर जाके गुणा हो गया, ए इधर जाके भाग किया। तो देखो टी बराबर जो रूट ओवर 2h अपॉन ए, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं होता है,
उसके बाद देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है ई अपॉन में एम, तो इसको वैल्यू को यहाँ रख दिया तो एम ई कहाँ चले गया, ऊपर चले गया। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, प्रकृति को छोड़ो, माइनस को छोड़ो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इतना होता है। विद्युत क्षेत्र कितना होता है, ये है हमको दिया है प्रश्न में, कितना दूरी तय करना है, 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जितनी भी दूरियां हम लोग नापते हैं या कैलकुलेशन करते हैं वो सब किस में होना चाहिए, वो सब होना चाहिए मीटर में। तो इसको हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। जब आप इन सारे मानों को इस रूट वाले के अंदर में रखोगे तो आपको ये आ जाएगा 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड। समझ में आ गया? तो इतने सेकेंड में जो है वो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी को जो है तय कर लेगा। मतलब एक सेकेंड का कितना भाग, 10 लाख से भी ज्यादा भाग, मतलब 10 टू द पावर 9, मतलब 1 अपॉन 10 टू द पावर 9, मतलब 10 के बाद जो है 9 जीरो और उसका एक भाग वाले सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा। मतलब आपके पलक झपकने से पहले ही क्या हो जाएगा, ये पहुंच जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से प्रोटॉन के लिए निकालेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, उसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे। तो चेंज कहां पर होगा, यहाँ पर हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया था, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान ले लेंगे। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। अब मान को रख देते हैं। तो फिर से हम लोग जब मान को रखेंगे इसी फॉर्मूले में, जो हमारा टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसी तरीके से टाइम ऑफ प्रोटॉन होगा। तो जब यहाँ पर आप सारे मानों को रखेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर कितना है, 1.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो इतने सेकंड में प्रोटॉन गिरेगा और ऊपर वाले जो वैल्यू था उतने सेकंड में इलेक्ट्रॉन जो है गिरेगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज दिया है, इस प्रकार समान दूरी गिरने में भारी कण को अधिक समय लेता है। मतलब देखो प्रोटॉन क्या होता है, 2000 गुना ज्यादा भारी होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो देखो कौन ज्यादा समय ले रहा है, ये 10 की घात माइनस 7 है और ऊपर वाला क्या था, 10 की घात माइनस 9 था। तो माइनस में ये ज्यादा बड़ा होगा और ये क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो जो ज्यादा भारी है उसने क्या किया, ज्यादा समय लिया। क्यों समय लिया, क्योंकि हमने यहाँ पर जी की मान को क्या किया था, नेग्लेक्ट कर दिया था, हमने उसकी उपेक्षा कर दी थी। किसको, गुरुत्वीय त्वरण की उपेक्षा जो है कर दी थी। इसी कारण से जो है क्या हुआ था, इसने जो ज्यादा समय लिया और इसने क्या किया, कम समय जो है लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई एक और चीज दिया है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है आपको याद रखने की। ठीक है, ये जो है आप इसको कर सकते हो कि प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कितना होता है। तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन इतना होता है, त्वरण इतना होता है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में क्या होता है, बहुत ज्यादा भारी होता है। इसीलिए वो जल्दी आ जाता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लेट से आता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आधार पर जो है ये है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग 1.9 ये न्यूमेरिकल्स जो है हम लोग इसके लिए स्पेशल एक अलग वीडियो पे जो है आएगा, जहां पर हम लोग न्यूमेरिकल्स को जो है देखेंगे। ठीक है, अब देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मैंने तो आपको बता दिया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत क्षेत्र के उपस्थिति को दर्शाने के लिए काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलती हैं। ये देखो बाहर की तरफ जा रही धनावेश से, ठीक है, ऋणावेश में जो है अंदर की तरफ आ रही होगी। ठीक है, अब इसमें जो है एक और चीज मैंने आपको गुण तो बता दिया बहुत सारे कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये क्या होती हैं, ये जो है ये देखो एक और इसमें गुण आ गया कि स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो बंद लूप नहीं बनाती हैं। मतलब ये जैसे धनात्मक से निकली और ऋणात्मक जाकर खत्म हो जाएंगी, ये ऐसा फिर से यहाँ से आकर ऐसा गोला नहीं बनाएंगी। जबकि इसी को जब चौथे अध्याय में आप पढ़ोगे ना, तो चौथे अध्याय में देखोगे कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, लूप बनाती हैं, लूप मतलब गोलाकार आकृति बनाती हैं। जबकि विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक जगह से निकलकर दूसरे जगह पर खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो एक और चीज आपको याद रखनी है कि जैसे मान लो यहाँ पर एक धनावेश है ठीक है, यहाँ से बल रेखाएं जो है इस तरीके से चारों तरफ क्या हो रही है, निकल रही है। तो एक गुण जो है आपको और याद रखनी है, वो क्या है कि जिस जगह पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होंगी, उनके गुच्छे ज्यादा होंगे, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। जैसे मान लो मैं एक छोटा सा चूड़ी लिया, ठीक है, जो हाथ में पहनते हैं, और मैंने इसको इस जगह पर रख दिया, इस चूड़ी को। अब मैंने इस चूड़ी को जब इस जगह पर रखा तो मैंने देखा कि यहाँ पर 1 2 3 4 चार बल रेखाएं जो है इसके अंदर में आ रही है। इसी चूड़ी को मैं उठा कर लाया और इस चूड़ी को जो है मैंने यहाँ पर रख दिया। अब जब मैंने यहाँ पर रखा तो यहाँ पर कितनी बल रेखाएं पास हुई, एक। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, कम होगी। तो समझ में आ गया,
जिस जगह पर बल रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है वहां पर उसकी तीव्रता भी जो है ज्यादा होती है। इसका मतलब देखो, ये जो आवेश है, इस आवेश के नजदीक पर यहाँ पर बल रेखाओं की संख्या क्या है, क्राउडिंग ज्यादा है, और इसी चूड़ी को जब यहाँ पर लेके जाओगे तो एक बल रेखाएं आ रही और यहाँ पर एक दो तीन आ रही। मतलब क्या है, आवेश के नजदीक में तीव्रता ज्यादा होती है और आवेश से जैसे जैसे दूर जाते जाओगे तीव्रताएं क्या होती हैं, कम होने लगती। ये सिंपल सा चीज है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखाओं की भीड़ से हमको पता चलता है कि यहाँ पर विद्युत रेखा जो है कमजोर है कि ताकतवर है, ठीक है। तो ये बल रेखाएं के गुण हैं। आप एक बार इस पूरे पुस्तक को पढ़ लेना, मैंने जितना चीज आपको बताया है उसी चीज के बारे में जो है ये लिखा हुआ है। तो एक बार मेरे समझाने के बाद जब आप बुक को पढ़ोगे, चाहे आपके पास एनसीईआरटी हो, चाहे प्रबोध हो, चाहे युगबोध हो, चीजें आपको और अच्छे से समझ में जो है आ जाएंगी, ठीक है। एक बार सुन लेना और एक बार पढ़ लेना, तो 2 बार रिवीजन हो जाएगा, तो आप भूलोगे नहीं, आपको लंबे समय तक क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। तो अगले कक्षा में हम लोग चालू करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में, ठीक है। और कुछ टॉपिक जो और बचे हैं ऊपर के छोटे छोटे, ठीक है, जैसे कि क्या है, आवेशों का वितरण, आवेशों का वितरण जो है हम लोग उसको पढ़ेंगे, फिर जो है हम लोग विद्युत फ्लक्स पर जो है आएंगे, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो बताना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।